का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल बिक्की क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे क्रिया को पहचानने का ट्रिक जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से कौन सा आकर्मक क्रिया है और कौन सा सकारात्मक क्रिया है, उसका आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर इस वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए शुरू से अंत। बहुत मज़ेदार वीडियो है। आपको इस वीडियो में क्रिया को पहचानने का आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि क्रिया में मेन रूप से दो पूछा, दो चार है, उसी को जो इम्पोर्टेंट है उसे हम इस वीडियो में बताए हैं। अकर्मक क्रिया, अगर काम खुद पर हो तो अकर्मक क्रिया होगी। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता, आपको पूछेगा, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा या कुछ क्रिया दे दिया जाएगा, उसमें से पूछेगा कि अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है कि पूर्वकालिक क्रिया है कि प्रेरणार्थक क्रिया है, इस तरह के। तो इस वीडियो को शुरू से जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में पूरा आप देखते देखते आपको पूरी समझ में आ जाएगा क्रिया पहचानने। ठीक, तो देखिए मज़ेदार वीडियो है। तो आपको बता दें कि अकर्मक क्रिया को पहचानने का, अगर काम खुद पर हो तो अकर्मक क्रिया होगी। ठीक, अगर लगे कि हम खुद कर रहे हैं तो समझिएगा अकर्मक क्रिया है। तो चलिए, एक ये डिफिनेशन तो समझ गए। अब चलिए उदाहरण से आपको लेकर चलते हैं। उदाहरण में है हंसना, रोना, सोना, नाचना। मतलब उसमें अकर्मक क्रिया, क्या, हंसना, रोना, सोना, नाचना, जिसमें लगे कि खुद हो रहा। हंसना क्या काम है, खुद कर होना है। रोना, खुद रोता है। सोना, नाचना, ये सब का अर्थ भी नहीं निकल रहा है। अकर्मक क्रिया मतलब अर्थ भी ना निकले। ठीक, हंसना, रोना, खाना, ये सब अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, जो काम खुद पर हो अकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, क्या, देखिए आपको ट्रिक बताते हैं। क्या, किसे, किसको लगाकर देखे, अगर उत्तर प्राप्त होगा तो समझना कि सकर्मक क्रिया है। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से बताया गया है, आपको ध्यान दीजिएगा। अगर आपको सेंटेंस दिया रहे, उसमें आप उस सेंटेंस में एक क्वेश्चन लगाइए, क्या, किसे, किसको लगाकर अगर आपको पता या प्राप्त होता है कि इसमें कुछ कर्म की प्रधानता हो रही है। ठीक, सकर्मक मतलब कर्म इसमें है, तो हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जैसे उदाहरण से आपको ये तो आपको बता दिए कि क्या, किसे, किसको लगाकर आप देख सकते हैं। अब उदाहरण में लेके हम चलते हैं आपको। उदाहरण में है राम फल खाता है। मतलब क्या इसका मतलब निकल रहा है, राम फल खाता है। राम क्या खाता है, तो राम फल खाता है। इसमें आप क्या लगा के आप पता लगा लिए कि नहीं कि राम फल खाता है, तो क्या खाता है, तो फल खाता है। अगर आपको क्वेश्चन में रहे कि राम रोता है, तो उसमें आप क्या लगाइए, राम क्या रोता है। क्या से कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या रोता है, राम क्या रोता है, इससे कर्म पता चल ही नहीं रहा। तो उससे पता चलता है कि वो अकर्मक क्रिया है। आपको राम रोता भी दे जाए, राम रोता है, तो वहाँ आप आंसर में बनाइएगा अकर्मक क्रिया। अगर वहाँ क्या लगाइएगा तो वहाँ क्या के बाद कर्म की प्रधानता नहीं नजर आती है। ठीक, तो आप वहाँ अकर्मक क्रिया, और यहाँ क्या लगाने के बाद आपको पता चल रहा है राम क्या खाता है, तो वो फल खाता है, कुछ भी खाता है, भात खाता है। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि क्या लगाने से, किसको लगाने से, तो समझिए ये सकर्मक क्रिया है। ठीक, बहुत, हाँ देखिए जैसे राम खाता है, आपको इसमें राम खाता है, इसमें आपको ये नहीं दर्शाया गया है कि फल खाता है या आम खाता है, पर राम खाता है, इसमें कर्म नहीं है, फिर भी ये सकर्मक क्रिया है। ठीक, अकर्मक क्रिया इज नॉट सकर्मक क्रिया। इसलिए क्योंकि अगर इसमें सेंटेंस आपको ऐसा ही दे देगा, उसमें राम खाता है, सोचेगा इसमें तो कर्म नहीं है, तो अकर्मक क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया नहीं होगा।
ठीक। पर आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि आप सेंटेंस में क्या किसको लगा के आप पता लगा सकते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया। तो राम क्या खाता है, तो जरूर कुछ खाता होगा, खाने वाला काम जरूर कुछ कर रहा होगा, तभी मतलब कुछ भी चीज खाता होगा, इसलिए ये भी सकर्मक क्रिया हुआ। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताया जा रहा है कि पूर्वकालिक क्रिया, आपको सकर्मक हो गया, अकर्मक हो गया। अब चलते हैं आगे पूर्वकालिक क्रिया की ओर। पूर्वकालिक क्रिया में कर करके, एक ट्रिक है आपको, कर और करके, जैसे पूर्वकालिक कुछ भी काम करके पहले होना चाहिए। ये कर करके आपको एक ट्रिक के माध्यम से एक सेंटेंस में आप देखिएगा ज़्यादा करके कर करके ही आएगा, तो पूर्वकालिक क्रिया होगा। ठीक, तो चलिए एक तो समझने के ये हो गया कर करके। फिर आपको उदाहरण से हम चलते हैं समझाने की। राम भोजन करके सो गया, जो क्रिया पहले होता है वो पूर्वकालिक क्रिया होता है। अब जैसे राम भोजन करके सो गया, इसमें सबसे पहले वो भोजन किया, क्या किया, पहले भोजन किया, उसके बाद सोने का काम किया। तो सबसे पहले कौन हुआ, राम भोजन किया। तो भोजन करना एक पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व मिस पहले, वो क्रिया है जो पूर्वकालिक क्रिया हो गया। वो भोजन पहले किया, उसके बाद सोया, तो याद रखिएगा। और कर करके जिसमें लगा रहे वो पूर्वकालिक क्रिया है। और आप सेंटेंस के माध्यम मतलब वाक्य के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि कौन क्रिया सबसे पहले हो रही है और कौन क्रिया बाद में हो रही है। अब जैसे राम भोजन करके सो गया, मतलब भोजन पहले किया, उसके बाद सोने का काम किया। तो आपको पहले का काम कौन किया, वो भोजन किया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। पूर्वकालिक क्रिया के बाद संयुक्त क्रिया, आपको सकर्मक अकर्मक पूर्वकालिक क्रिया आ गया समझ में। फिर आपको संयुक्त क्रिया समझ में। देखिए संयुक्त क्रिया जहाँ आवाज या ध्वनि में वल लगाना पड़े मगर जोड़ देना पड़े, जैसे कोई जाने दो, ठहरने दो, ये सब ये संयुक्त क्रिया होता है। दो क्रिया का संयोग, मतलब दो क्रिया का संयोग, जिसमें दो क्रिया का संयोग होता है। नोट, अब हम आपको बताते हैं, जाने दो, दो क्रिया का संयोग, ये दोनों ये सब संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जहां आवाज या ध्वनि में वल लगाना भी पड़े वो भी संयुक्त क्रिया कहलाता है। जैसे वह खाने लगा, लगा प्लस खाने लगा, ये दोनों खाने लगा, तो लगा और प्लस खाने लगा, ये संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। अब जाने दो, ये भी दे देगा जाने दो, डायरेक्ट जाने दो, तो जाने दो वो बोल रहा है कि जाने दो, तो यहाँ पे वल लग रहा है, ध्वनि में वल लग रहा है, तो ये संयुक्त क्रिया होगा। फिर आगे आपको बढ़ते हैं। अगला है जो एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, ये प्रेरणार्थक क्रिया, ये VVI है। आपको VVI 3 वो है, इसमें आप नोट कर लीजिएगा। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और एक प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया भी पूछा जाता है, पर ज़्यादा प्रेरणार्थक क्रिया पूछता है एग्जाम में। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा उसमें, और पूछेगा इसमें से कौन सी क्रिया है, या इसमें से पूछेगा इनमें से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है। अब सेंटेंस में 4 वाक्य दे देगा, 4 सेंटेंस वाले, उसके बाद पूछेगा आपको। तो चलिए आपको बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रियाओं में इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं न कर किसी दूसरे की कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, मतलब उसमें कर्ता खुद नहीं करता है, वो किसी को करने के लिए प्रेरित करता है, मतलब उसको कहता है कि तुम ये काम करो, मतलब प्रेरित करता है, उसको पे कहता है, जोड़ देता है कि तुम इस काम को करो, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे ट्रिक के माध्यम से आपको लेके चलते हैं, ये परिभाषा से तो आपको पता ही चलेगा, फिर से हम एक बार आपको बताते हैं। जिन क्रियाओं में इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं न कर, मतलब वो खुद तो नहीं करेगा पर दूसरे से कार्य करवाने की मतलब कहेगा कि ये काम तुम करो, तो वो समझना वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत है, वो प्रेरणार्थक क्रिया वाला वाक्य है। ठीक, अब चलते हैं आपको ट्रिक की ओर। ट्रिक से आपको हम बताते हैं, जैसे धातु में आना वाना लगा रहे, ये समझने के लिए है। अब जैसे
कोई सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है, उसमें आना बाना लगा रहे तो समझिएगा कि ये मूल क्रिया छोड़कर वो प्रेरणार्थक क्रिया में आया है। वो मूल क्रिया से ही प्रेरणार्थक क्रिया की ओर होता है। तो आपको ये समझना है, दिमाग में अगर आपको परिभाषा नहीं पता चल रहा है तो अगर आपको खाली आना और बाना प्रेरणार्थक क्रिया आना और बाना आपको पता है तो आपको गलत नहीं होगा एग्जाम में। बस यही है ट्रिक, आना और बाना धातु में अगर लगा रहे, आना और बाना प्रेरणार्थक क्रिया। तो फिर आपको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की ओर चलते हैं। अब जैसे आपको उदाहरण में दिया गया है, मोहन मुझसे किताब लिखाता है। मतलब मोहन खुद नहीं लिखता है, वो किसी से लिखवाता है। मतलब लिखवाने का कार्य वो खुद नहीं कर रहा है, वो किसी और से लिखवाता है। तो समझिए वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है, वो वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ रहा है। अब जैसे गिरना, गिराना, गिरवाना। गिरना मूल क्रिया है, मतलब धातु का मूल रूप है। ठीक, मूल, गिरना मूल है, धातु में मूल रूप है। उसको प्रेरणा कर रहा है कि गिराने का काम, गिराना और गिरवाना, किसी से गिरवा रहा है, और गिराना भी प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत होता है। अब जैसे मूल देखिए, मूल आ गया। उठना, उठाना। अब एक उठाना भी है तो प्रेरणा दे रहा है, प्रेरणा उसमें हो रहा है। उठवाना ये भी प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ रहा है। मतलब आना वाना लगा रहे तो प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे चलना, चलाना, चलवाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया। अब चलते हैं, संयुक्त क्रिया भी आपको समझ में आएंगे होगा। अब चलते हैं सहायक क्रिया, जिसको इंग्लिश में आपको पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब इसी को कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब, जैसे बोलते हैं ना इज, आर, एम, वाज, वेयर, वही है हेल्पिंग वर्ब जो वाक्य के अंतिम में लगा हुआ रहता है, पर इंग्लिश में वो सब्जेक्ट के बाद लगता है। वही वाला यहाँ सहायक क्रिया हिंदी में भी पढ़ना है, जिसको सहायक क्रिया बोला जाता है और हिंदी में हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। ठीक, जैसे हैं, हूँ, था, थी, थे, ता, ती, ते, गा, गे, ये इजी वे है, ये कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं। मैं घर जाता हूँ, इसमें हूँ, है, था, थे, थी, ये मूल क्रिया के मतलब मूल क्रिया, ये सहायक क्रिया है और ये मूल क्रिया के जस्ट बाद आ जाते हैं। ठीक, तो इसमें मैं घर जाता हूँ, इसमें जाता हूँ मूल क्रिया है और इसमें हूँ सहायक क्रिया। आपको सेंटेंस में एग्जाम में ऐसे दे देगा, मैं घर जाता हूँ, इसमें सहायक क्रिया कौन है, तो आप आराम से उसमें लिखा रहेगा जाता हूँ, मैं हूँ, तो यहाँ पर हूँ जो रहेगा, मतलब ये याद रखिए, हूँ, है, था, थी, थे, ता, ती, ते, गा, गे, गी इत्यादि जो है वो हेल्पिंग मतलब सहायक क्रिया के अंतर्गत है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपको नाम बोधक क्रिया। क्या? नाम बोधक क्रिया, जिसमें संज्ञा या विशेषण के साथ जोड़ने से बनता है। मतलब दोनों एक साथ संज्ञा या विशेषण के साथ जोड़ने से बनता है तो नाम बोधक क्रिया आता है। अब जैसे ये तो आपको डिफिनेशन से पता चला कि संज्ञा या विशेषण के साथ जोड़ने से बनता है तो नाम बोधक क्रिया कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको हम उदाहरण की ओर ले चलते हैं। उदाहरण में आपको बताया गया है लाठी मारना। मतलब लाठी मारना, यहाँ देखिए आपको पहले दोनों अलग करके बता दिया गया है कि लाठी प्लस मारना, इसमें लाठी संज्ञा है। क्या? लाठी संज्ञा है और मारना आपको अथी में डिफिनेशन में भी बताया गया, संज्ञा या विशेषण के साथ जोड़ने से वो नाम बोधक क्रिया होता है। अभी इस क्रिया के साथ एक संज्ञा जुटा हुआ है लाठी, और मारना एक क्रिया है, लाठी मारना, ये दोनों मिलकर एक नाम बोधक क्रिया के अंतर्गत आए। तो इसी को लाठी मारना आपको डायरेक्ट मिलेगा, आप इसको मतलब वो जो संधि में जैसे अलग करते हैं उसी तरह से अलग करके आप पता लगा सकते हैं। अब जैसे लाठी संज्ञा, मारना, तो लाठी मारना क्या होगा? नाम बोधक क्रिया। फिर नेक्स्ट है दुखी होना। आपको नेक्स्ट में उदाहरण में आया है दुखी होना। दुखी होना, अब जैसे दुखी होना तो एक पूरा सेंटेंस है आपको, अब इसको अलग करना है, दुखी अलग होना अलग। तो उसमें दुखी है जो विशेषण है, ठीक, विशेषण है,
अब आपको डिफिनेशन में आपको ध्यान में रखना है, अगर डिफिनेशन ना याद हो तो फिर सिर्फ रखना है कि क्रिया में के संज्ञा और विशेषण जुड़ने से वो नामबोधक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ आपको विशेषण जुट रहा है क्रिया के साथ, तो ये भी आपको नामबोधक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक, नामबोधक क्रिया होगा। अब जैसे दुखी हुआ विशेषण और होना हुआ क्रिया, अब ये एक विशेषण और क्रिया मिलने के बाद ये दुखी होना बना, तो ये होगा नामबोधक क्रिया। दोस्तों, आपको इस वीडियो में पूरी क्रिया कंप्लीट हो गया है, और इस वीडियो को 1-2 बार आप देखिए, पूरी क्रिया समझ में आ जाएगा। ठीक, तो थैंक यू।